नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। चंडीगढ़ में आयोजित एयर शो में 80 सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों ने शक्ति का प्रदर्शन किया। सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र शाखा शुरू करने की घोषणा की। वायु सैनिकों के लिए नई युद्धक वर्दी भी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निकट सहयोग का आह्वान किया। महाराष्ट्र में मुंबई औरंगाबाद राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से 350 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हेरोइन सहित पाकिस्तानी नौका जब्त की। उत्तर भारत के कई भागों में तेज वर्षा, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और T20 एशिया कप महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 59 रन से हराया। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय वायुसेना ने आज अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर चंडीगढ़ में वायु सैनिक अड्डे पर पारंपरिक परेड का आयोजन किया गया। सुखना झील क्षेत्र में आयोजित किए गए वायुसेना दिवस समारोह में 80 सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। ये पहली बार है कि जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बाहर वार्षिक परेड और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। वायुसेना का ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल के अनुरूप है जिसमें प्रमुख आयोजनों और समारोहों का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है। वायुसेना दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुईं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। एक रिपोर्ट। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया। पश्चिमी वायुसेना कमान के प्रमुख एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरण, तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व सैनिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। वायुसेना ने इस अवसर पर एक शानदार एयर शो का प्रदर्शन किया। AN-32 विमान के पैराशूटरों की आकाश गंगा टीम से फ्लाई पास्ट शुरू हुआ। हाल ही में वायुसेना में शामिल हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने 3 फॉर्मेशन बनाए। इसमें अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव, चिनूक, अपाची, Mi-17 ने भाग लिया। सुखोई MiG-29 और हॉक C-103, डकोटा और अन्य विमानों ने कई फॉर्मेशन बनाए। समारोह स्थल के ठीक सामने से त्रिशूल फॉर्मेशन सुखोई 30 जिसे लीड कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आशीष धनखड़। चिनूक हेलीकॉप्टरों ने भीम फॉर्मेशन बनाया। राफेल, तेजस, जगुआर और मिराज 2000 ने सेखों फॉर्मेशन बनाया और परमवीर चक्र विजेता वायुसेना अधिकारी निर्मलजीत सिंह सेखों को समर्पित किया। समाचार कक्ष से अतहर सईद। इससे पहले सुबह चंडीगढ़ में बैंड मार्च और परेड के साथ समारोह शुरू हुआ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि उन्हें समृद्ध विरासत मिली है जिसे कठिन परिश्रम और समर्पण से तैयार किया गया है। इस अवसर पर सरकार ने वायुसेना के लिए नई शस्त्र शाखा प्रणाली का अनुमोदन किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह शाखा सेना की युद्ध क्षमता में वृद्धि करेगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार इस तरह की ऐतिहासिक शस्त्र शाखा प्रणाली शुरू की जा रही है। Government has approved the creation of a weapon system branch for the officers in the Indian Air Force. This is the first time since independence that a new operational branch is being created. This will essentially be for manning of 4 specialized streams of surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, remotely piloted aircraft, and weapon systems operators in twin and multi-crew aircraft.
एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से वायु सैनिकों की नियुक्ति भारतीय युवाओं की क्षमता उजागर करने और इसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर भी है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रत्येक अग्निवीर को समुचित कौशल और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वायुसेना ने अपनी संचालन प्रशिक्षण पद्धति में बदलाव किया है। इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से महिला अग्निवीरों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। Induction of air warriors into the Indian Air Force through the Agnipath scheme is a challenge for all of us. But more importantly, it is an opportunity for us to harness the potential of India's youth and channelize it towards the service of the nation. We have changed our operational training methodology to ensure that each Agniveer is equipped with the right skills and knowledge to start their career in the Air Force. In December this year, we would be inducting 3,000 Agniveer Vayu for their initial training. This number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing. We are also planning on induction of women Agniveer starting next year. वायुसेना प्रमुख ने इस अवसर पर वायुसेना कर्मियों के लिए नई युद्धक वर्दी का भी अनावरण किया। इस वर्दी को विभिन्न तरह के क्षेत्रों, कश्मीर से लेकर तटीय क्षेत्रों तक में पहना जा सकता है। ये वर्दी पूर्वोत्तर के जंगलों से लेकर राजस्थान के मरुस्थल में भी काम करने के अनुकूल है। वायुसेना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने वायुसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्र और इसकी संप्रभुता की रक्षा में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नभः स्पर्शम दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना दशकों से असाधारण प्रवीणता का प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि वायु सैनिकों ने राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान की है और आपदाओं के समय उल्लेखनीय मानवीय भावना का परिचय भी दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना वीरता, उत्कृष्टता, कार्य निष्पादन और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय देशवासियों की मदद की है और देश को वायु सैनिकों पर गर्व है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारी वायुसेना आधुनिक, सुप्रशिक्षित और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की असाधारण कमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री जामनगर में 1460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री कल मुंडेश्वरी माताजी मंदिर और विश्व प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर की मुलाकात लेंगे, जहां वह सौर ऊर्जा आधारित 3D प्रोजेक्शन और हेरिटेज लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई सौनी योजना के लिंक 3 और लिंक 7 के 2 पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे नर्मदा नदी का पानी सौराष्ट्र क्षेत्र के जामनगर, राजकोट, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर तक पहुंच जाएगा। लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनी 170 किलोमीटर से अधिक की ये 2 पाइपलाइन से इस क्षेत्र के लगभग 1 लाख लोगों को लाभ होगा। श्री मोदी जामनगर के हरिपर गांव में 40 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार के कतई बर्दाश्त नहीं की नीति के परिणाम दिख रहे हैं। श्री अमित शाह ने आज गुवाहाटी में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर द्वितीय क्षेत्रीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मादक द्रव्यों के पीछे वित्त पोषण करने वाले तंत्र से निपटना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। सभी राज्य और केंद्र सरकार की संबंधित एजेंसी और भारत सरकार का गृह विभाग और केंद्र सरकार के राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग, ये सब मिलकर एक साझा रणनीति के तहत काम नहीं करते हैं तो ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न हमारा साकार नहीं हो सकता। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम संकल्प ले कि हम ड्रग को रोकेंगे और मोदी जी के ड्रग फ्री इंडिया के लक्ष्य को अचीव करेंगे। गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने 272 जिलों और 80,000 गांवों की पहचान की है जो मादक पदार्थों के प्रभाव में हैं।
इस अवसर पर गृह मंत्री ने लगभग 40,000 किलोग्राम मादक पदार्थों को ऑनलाइन नष्ट किया। ये मादक पदार्थ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त किए थे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी.के. रेड्डी और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री तथा पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज शाम पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र शिलंग में है और ये अंतरिक्ष विभाग तथा पूर्वोत्तर परिषद की संयुक्त पहल है। अनुप्रयोग केंद्र से पूर्वोत्तर की विकास प्रक्रिया में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 5 साल के भीतर असम की बाढ़ की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। 2014 में मोदी जी ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन से नॉर्थ ईस्ट और भारत के अन्य हिस्सों पर जो दूरियां थी वो दूरियां मिटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई। मोदी जी ने विकास का एजेंडा हाथ में लिया। नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया। मोदी सरकार आसाम को बाढ़ मुक्त कराने के लिए कृत संकल्प है और आसाम सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। तो योजना के अंदर 5 साल के अंदर ही आसाम में बाढ़ भूतकाल बन जाएगा। गुवाहाटी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम से उग्रवाद की समस्याएं लगभग समाप्त हो गई हैं। गृह मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लगभग 80% क्षेत्रों को अब सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम से मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर हजारों युवा हाथ में हथियार लेकर घूमते थे। अलग अलग प्रकार के आंदोलन होते थे, बंद होते थे और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होता। मोदी जी के नेतृत्व में बोडोलैंड का समझौता हुआ, कार्बी आंगलॉन्ग का समझौता हुआ, 5 आदिवासी ग्रुपों का समझौता हुआ, ब्रू समस्या का समाधान हुआ, सीमाओं का विवाद भी सुलझाने का काम आगे बढ़ा और जो आसाम कभी आतंकवाद, आंदोलन, गोलीबारी से जाना जाता था, वो आसाम आज रोजगार, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाने लगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज नासिक में हुई बस दुर्घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए। ये निजी बस ट्रेलर ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए। श्री शिंदे ने अधिकारियों को राज्य में उन स्थानों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए जहां अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने इस पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने नासिक औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदूर नाका में दुर्घटना स्थल का दौरा किया और बाद में घायलों से मिलने जिला अस्पताल भी गए। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों से भी बात की। जिला अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि उन्होंने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया है और विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई करेगी। ये दुर्घटना आज सवेरे करीब 5:15 बजे उस समय हुई जब एक निजी बस यवतमाल से मुंबई की ओर जा रही थी। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार घायलों का मुफ्त में इलाज कराएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। चंडीगढ़ में आयोजित एयर शो में 80 सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों ने शक्ति का प्रदर्शन किया। सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र शाखा शुरू करने की घोषणा की। वायु सैनिकों के लिए नई युद्धक वर्दी भी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं
की शुरुआत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निकट सहयोग का आह्वान किया। महाराष्ट्र में मुंबई औरंगाबाद राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से 350 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हेरोइन सहित पाकिस्तानी नौका जब्त की। उत्तरी भारत के कई भागों में तेज वर्षा, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और T20 एशिया कप महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 59 रन से हराया। गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल ने आतंकरोधी दस्ते के साथ संयुक्त कार्रवाई में भारतीय जल क्षेत्र से कल रात एक पाकिस्तानी नौका जब्त की। नौका में सवार चालक दल के 6 सदस्यों से 350 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 50 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार नौका और चालक दल के सदस्यों को आगे की पूछताछ के लिए जखाऊ ले जाया गया है। पिछले एक वर्ष में भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकरोधी दस्ते की ये 6ठी संयुक्त कार्रवाई थी। 14 सितंबर को एक पाकिस्तानी नौका से 40 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आतंकवाद, विशेष तौर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जर्मनी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान जम्मू कश्मीर के संबंध में उनकी टिप्पणियों के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। श्री बागची ने कहा कि जम्मू कश्मीर दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ राष्ट्र निहित स्वार्थों के कारण आतंकवाद के ऐसे खतरों की अनदेखी करते हैं तो वे शांति को नजरअंदाज करते हैं, साथ ही वे आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति गंभीर अन्याय भी करते हैं। निर्वाचन आयोग को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान से संबंधित विवाद को लेकर जवाब मिल चुके हैं। इससे पहले कल आयोग ने श्री ठाकरे को आज 2 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। शिंदे गुट ने भी अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्ह तीर कमान को आवंटित करने के लिए ज्ञापन दिया है। आयोग ने एक पत्र में इस संबंध में श्री ठाकरे को जवाब देने को कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए तीनों उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने अपने नेता कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अमनगिरी उत्तर प्रदेश की गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगे, जबकि पूर्व विधायक के राजगोपाल रेड्डी तेलंगाना की मुनगोड सीट से अपना राजनीतिक भाग्य आजमाएंगे। इन तीनों सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को होगा। मतगणना 6 नवंबर को होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में संयुक्त रूप से इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 बने और इसके लिए अच्छे बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के लिए 8,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का आह्वान करते हुए कहा कि वे गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण करके सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के तरीके सुझाएं। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में 8 से 11 अक्टूबर तक लखनऊ में 81वीं इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में आज घरेलू गैस सिलेंडर के कई विस्फोट होने से 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। लगातार 6 गैस सिलेंडर फटने से कई वाहनों में भी आग लग गई। घायलों को शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान का एक हिस्सा ढह गया है। दुर्घटना के तुरंत बाद जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे डिजिटल हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में हम भारत में तेलुगु सिनेमा के सफर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भारत में प्रदर्शित पहली तमिल मूक फिल्म कीचक वधम वर्ष 1918 में आर नटराज मुदलियार ने बनाई थी। वर्ष 1931 में आलम आरा के प्रदर्शन के 7 महीनों के भीतर HM रेड्डी द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म कालिदास रिलीज हुई थी। मद्रास, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उस समय दक्षिण भारतीय फिल्मों की फिल्म राजधानी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ श्रीलंकाई सिनेमा के लिए द्वितीयक फिल्म केंद्र बन गया था। द्रविड़ आंदोलन के नेता CN अन्नादुराई ने वर्ष 1949 में वेलक्करी और 1951 में और इरावू फिल्म का लेखन किया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता M करुणानिधि ने वर्ष 1952 में ब्लॉकबस्टर फिल्म पराशक्ति का लेखन किया और देश के महानतम अभिनेताओं में से एक शिवाजी गणेशन को फिल्मों में लेकर आए। நிச்சயமாக இல்லை. கோவிலிலே குழப்பம் விளைவித்தேன். கோவில் கூடாது என்பதற்காக அல்ல. கோவில் கொடியவரின் கூடாரமாய் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக. பூசாரியை தாக்கினேன். அவன் பக்தன் என்பதற்காக அல்ல. பக்தி பகல் வேஷமாய் ஆகிவிட்டதை கண்டிப்பதற்காக. உனக்கேன் இவ்வளவு அக்கறை? உலகத்தில் யாருக்கும் இல்லாத அக்கறை என்று கேட்பீர்கள். நானே பாதிக்கப்பட்டேன், நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன். சுயநலம் என்பீர்கள். என் சுயநலத்திலே பொதுநலமும் கலந்திருக்கிறது. इन 3 फिल्मों के बाद तमिल फिल्म उद्योग में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। MG रामचंद्रन एक दमदार नायक के रूप में उभरे और तमिल मूल्यों तथा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले सुपरस्टार बन गए। फिल्मों का राजनीतिक प्रभाव इतना अधिक था कि फिल्म उद्योग के 5 अभिनेताओं जैसे CN अन्नादुराई, M करुणानिधि, MG रामचंद्रन, VN जानकी और J जयललिता को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा गया। वेद विहारा जीवेश्वरा शंकरा नाथ शरीरा परा वेद विहारा जीवेश्वरा शंकरा। कृष्ण पंजू, A भीम सिंह, BR पंथुलू, श्रीधर, K बालचंद्रन, J महेंद्रन, भारती राजा, बालू महेंद्र, मणिरत्नम और शंकर जैसे निर्देशकों ने तमिल फिल्मों को रचनात्मक रूप से चरम पर पहुंचाया। जेमिनी गणेशन, जयशंकर, रविचंद्रन, कमल हसन, रजनीकांत, विजयकांत, सत्यराज, कार्तिक, विजय और अजीत जैसे अभिनेता तमिल फिल्म उद्योग के अभिन्न अंग बन गए। G रामनाथन, सुब्बैया नायडू, KV महादेवन, MS विश्वनाथन, राम मूर्ति,
उंगल विरुप्पम और साउंड ट्रैक ओली चित्रम ने तमिल सिनेमा को काफी मदद प्रदान की। 20वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में तमिल फिल्में सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, जापान, मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका की कुछ हिस्सों, ओशिनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य देशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शित की गईं। कल की कड़ी में हम आपके लिए कन्नड़ और मलयालम फिल्मों की जानकारी लेकर आएंगे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात में कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जेनामणि ने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सामान्य बारिश हुई है, जो कल से कम हो जाएगी। आज का जो ज्यादा बारिश है वो वेस्ट यूपी, हरियाणा, दिल्ली NCR पूरा एरिया में हो रहा है और हमारा जो वार्निंग है मेनली उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट है, पहाड़ों के लिए आज और कल का 8 and 9 अक्टूबर एंड ऑल्सो फॉर उत्तर प्रदेश 8 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर। और ये जो बारिश हो रहा है ये WT का जो एक इंटेंस WT है अपर लेवल में और उसका इंटरेक्शन हो रहा है जो ईस्टर्ली या पूर्वी हवा के साथ जो बे ऑफ बंगाल से आ रहा है और ऑल्सो दक्षिण से अरबियन सी से आ रहा है। इसकी वजह से ये जो गुजरात रीजन, पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये आज हेवी टू वेरी हेवी होगा। दिल्ली में भी मॉडरेट रेन होगा और कल से दिल्ली हरियाणा कम होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन रहेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों के ऊपरी इलाकों में और केदारनाथ में भी बर्फबारी हुई है। चमोली जिले में हेमकुंड साहिब और उत्तरकाशी में गंगोत्री में भी आज दूसरे दिन लगातार बर्फबारी हुई है। तेज बारिश से अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून सहित निचले और मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य में 11 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और सामान्य बारिश होने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सामान्य बारिश की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 9 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलंग, गंगटोक, अगरतला, ईटानगर, इम्फाल, आइजोल और कोहिमा में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को 59 रन से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट पर 100 रन ही बना सके। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में सेना 44 स्वर्ण, 31 रजत और 28 कांस्य सहित 103 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर है। हरियाणा 30 स्वर्ण, 25 रजत और 28 कांस्य सहित 83 पदकों के साथ दूसरे स्थान और महाराष्ट्र 28 स्वर्ण, 28 रजत और 53 कांस्य सहित 109 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक 23 स्वर्ण पदक के साथ चौथे और तमिलनाडु 22 स्वर्ण पदक के साथ 5वें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। चंडीगढ़ में आयोजित एयर शो में 80 सैन्य विमानों और हेलीकॉप्टरों ने शक्ति का प्रदर्शन किया। सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र शाखा शुरू करने की घोषणा की। वायु सैनिकों के लिए नई युद्धक वर्दी भी जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निकट सहयोग का आह्वान किया। महाराष्ट्र में मुंबई औरंगाबाद राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से 350 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की हेरोइन सहित पाकिस्तानी नौका जब्त की और उत्तर भारत के कई भागों में तेज वर्षा, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।